काराकाज लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजाराम सिंह ने लोकसभा में महिला आरक्षण पर अपनी बात रखते हुए कहा कि ये देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र और मजबूत होगा। सांसद ने सभी राजनीतिक दलों से इस बिल का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और इसे जरूरी सुधार बताया। श्री राजाराम सिंह। सभापति महोदया, सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को इस विधेयक का केंद्रीय उद्देश्य बताकर पेश कर रही है, लेकिन वास्तव में इसे परिसीमन को आगे बढ़ाने के एक आवरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और मनुवादी समर्थक ताकतों ने बराबर महिलाओं का इस्तेमाल किया है। अब इस बार भी वो इस्तेमाल ही कर रहे हैं। करना है परिसीमन और आड़ में रखे हुए महिला आरक्षण का बिल। महिला आरक्षण बिल का तो कभी समर्थन हम लोगों ने किया था सर्वसम्मत से और वो पास हुआ था। 2024 से ही महिलाओं के आरक्षण को तुरंत लागू करने की वास्तविक मांगों को पहले नज़रअंदाज किया गया था, इसलिए सरकार की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस कानून को एक जल्दीबाजी में बुलाए गए विशेष सत्र में न्यूनतम बहस के साथ पारित किया जा रहा है। राज्यों सहित हितधारकों से कोई सार्थक परामर्श नहीं किया गया है। 2021 की जनगणना के पहले कोविड-19 के कारण टाला गया, लेकिन बाद में बिना किसी स्पष्ट कारण के अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे सरकार को यह नियंत्रित करने का अवसर मिला कि परिसीमन कब और कैसे किया जाएगा। जनगणना को 26-27 तक टालकर सरकार ने अपने हिसाब से परिसीमन को आगे बढ़ाने की स्थिति बना ली है। यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर 2011 के पुराने आंकड़ों का उपयोग भी किया जा सकता है। पूर्व के संवैधानिक संशोधन स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करते हैं कि परिसीमन 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर होना चाहिए। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ने की वर्तमान कोशिश इस संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। विपक्ष के लंबे संघर्ष के बाद जातिगत जनगणना मुख्य जनगणना के साथ हो रही है। ऐसे में तत्काल परिसीमन के लिए जातिगत जनगणना को दरकिनार करना सरकार की मंशा पर संदेह पैदा करता है। 131वां संशोधन जनसंख्या की परिभाषा को लचीला बनाकर और उसे साधारण संसदीय बहुमत के अधीन रखकर संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करता है। प्रस्तावित बदलाव भारत के संघीय संरचना को विकृत कर सकते हैं, जिससे शक्ति का संतुलन कुछ क्षेत्रों की ओर झुक सकता है। दक्षिणी और छोटे राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सामाजिक विकास में निवेश किया है, उनका प्रतिनिधित्व क्षमता कम होने की आशंका है। जिन राज्यों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में निवेश करके प्रजनन दर को कम किया, उन्हें अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी के रूप में दंडित किया जा रहा है। महिलाओं के आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन आवश्यक नहीं है। इसे वर्तमान संरचना के भीतर तुरंत लागू किया जा सकता है। इसे परिसीमन से जोड़ना लैंगिक न्याय को टालने और राजनीतिक बनाने का तरीका है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि और सीटों के पुनर्वितरण से अत्यधिक केंद्रीकरण हो सकता है। यह भारत की राज्यों के संघ की पहचान को खतरे में डालता है और सरकारी संघवाद को कमजोर करता है, सहकारी संघवाद को कमजोर करता है। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां चुनाव आयोग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया हो और सत्तारूढ़ गठबंधन SIR के माध्यम से अपने अनुसार मतदाता चुन रहा हो। इस प्रक्रिया का अंतिम चरण निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को अपने हिसाब से तय करना होगा। हमने असम और जम्मू कश्मीर में इसके उदाहरण देखे हैं। यदि सरकार ही तय करे कि चुनाव आयोग में कौन होगा, मतदाता कौन होगा, निर्वाचन क्षेत्र कैसे बनेंगे, तो यह लोकतंत्र नहीं रह जाता है। यदि सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो वह संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से अलग करके
तुरंत लागू कर सकती थी, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ना महिलाओं के आरक्षण का इस्तेमाल एक ऐसे विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए करना है जो भारत के संघीय संतुलन को बिगाड़ सकता है। सरकार को महिलाओं के आरक्षण के नाम पर दक्षिण भारत, छोटे राज्यों और भारत के पहले के कम प्रतिनिधित्व वाले बहुजन समुदाय के अधिकारों को छीनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन से अलग किया जाए, जातिगत जनगणना पूरी की जाए और नवीनतम जनगणना तथा जातिगत आंकड़ों के आधार पर निष्पक्ष परिसीमन की रूपरेखा तैयार की जाए। महोदया, we support women's reservation. We demand its immediate operationalization, beginning with 229 Lok Sabha elections or even earlier. It just needs one amendment to the Constitution, remove the reference to delimitation and census from Article 334A(1) and 3. We support such an amendment. We are here to discuss women's empowerment. We refuse to discuss any other subject. We oppose any cynical move to use women as shield to push the political agenda of the ruling party. Any discussion on delimitation must be delinked from women's reservation. Last point, madam. We shall not in any case accept any dilution of the constitutional guarantee that protects the existing share of every state in Lok Sabha. We reject any oral assurances or any schedule that may be changed at time by simple majority. The principle of allocation of seats for different